हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपनी सुबह की हिंदी अनिवार्य की इस क्लास के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज भी अपन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। और पहले अपन करेंगे 6 रिक्त स्थान के प्रश्न, जो व्याकरण भाग से रिक्त स्थान के 6 प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है कि सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को कहते हैं। तो उसे हम बोली कहते हैं। मतलब जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और अगर यही बोली धीरे धीरे बड़ी होकर के और व्यवहार व्याकरण सम्मत बनते हुए जब बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो फिर वो भाषा बनती है। तो इसका सही जवाब रहेगा बोली। ध्यान रखना, सीमित क्षेत्र आते ही ध्यान रखना बोली हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो जो भाषा हम बोलते हैं, क्योंकि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में तो क्या होता है कि केवल ध्वनियों का उच्चारण होता है, और उसी भाषा को जब हम लिखित रूप में चिन्हों के माध्यम से, क्योंकि लिखित रूप में तो कोई न कोई चिन्ह ही होगा जो हम अंकित करते हैं, तो चिन्हों के रूप में जो हम अंकित करते हैं वो फिर लिपि कहलाती है। और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि जिससे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है उसे हम शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति? तो उसे बच्चों कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। कि वाच्यार्थ का मतलब होता है कि जो मुख्य अर्थ है, तो अभिधा शब्द शक्ति से हमें वाच्यार्थ का बोध होता है और लक्षणा शब्द शक्ति से हमें लक्ष्यार्थ का बोध होता है। लेकिन अगर किसी शब्द का अर्थ हमें मुख्यार्थ का या वाच्यार्थ का भी प्रकट नहीं होता हो और लक्ष्यार्थ का भी प्रकट नहीं होता हो, और इन दोनों से ही भिन्न कोई विशिष्ट अर्थ अगर हमें, कोई चमत्कारी अर्थ अगर हमें उसका बोध होता हो, तो वो शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो इस तरीके से 3 शब्द शक्तियाँ हो गई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? तो वाचक शब्द जो होता है ना, जैसे किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं, किसी शब्द को पढ़ते ही उसका जो वाचक शब्द है, मतलब वाचक का मतलब होता है पढ़ते ही जो अर्थ समझ में आता है वो वाचक शब्द कहलाता है। तो उससे जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ कहलाता है, और इसी अर्थ को हम मुख्यार्थ भी कहते हैं। और अगर शब्द शक्ति पूछी जाए तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, 3 शब्द शक्तियों में से पहली शब्द शक्ति जो होती है अभिधा, वो होती है। दूसरी होती है लक्षणा, और लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। और इसी तरीके से फिर होती है व्यंजना शब्द शक्ति, उसके भी 2 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए अभिधा शब्द शक्ति के व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद कौन से होते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति के हम कई बार बच्चों आपको बता चुके हैं, शाब्दी और आर्थी, ये 2 शब्द शक्ति होते हैं, 2 भेद होते हैं। और इसी तरीके से लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं। एक का नाम होता है रूढ़ि लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा, और दूसरे का नाम होता है प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट अलंकार से प्रश्न है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय पंक्ति में अलंकार है। अलंकार कौन सा है? तो देखो कि शब्दालंकार है। इसमें अलंकार जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार में क्या होता है कि अलंकार जो है वो शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर भी देखो शब्द क्या है, कनक कनक। तो अगर इस कनक के स्थान पे हम इसका दूसरा समानार्थी शब्द अगर यहाँ पे लगाते हैं तो फिर वो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है ना, चमत्कार नहीं रहेगा। तो वो शब्दालंकार में क्या होता है कि चमत्कार शब्दों के माध्यम से ही रहता है। तो ये हो गया शब्दालंकार। लेकिन अगर शब्दालंकार में भी पूछे कि शब्दालंकार में कौन सा है, तो बच्चों ये यमक अलंकार है ना, यमक। क्योंकि यमक में क्या होता है कि शब्द का रिपीटेशन होता है, शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भी भिन्न होता है। तो पहले कनक का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सोना, सोना माने जो गोल्ड होता है ना, सोना, गोल्ड, सोना। और दूसरे का मतलब होता है धतुरा। धतुरा एक प्रकार का, आपने जो बच्चे हैं समझते हैं, और अगर मान लो नहीं समझो तो एक पौधा आता है छोटा, है ना, धतूरे का पौधा होता है जिस पे वाइट कलर के फूल आते हैं, उस पे एक फल भी लगता है जो खारा होता है। और ये फूल और फल जो होते हैं ना, ये भगवान शिव जी को चढ़ाने के काम में आते हैं।
तो ये इस प्रकार का एक धतूरा होता है, बहुत ही खारा होता है, ये एक पौधा होता है। ठीक है, तो ये होता है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोराय, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। मतलब एक को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, और सोने को प्राप्त करने से व्यक्ति पागल हो जाता है, मतलब उसे घमंड आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट लिखा है कि जब शब्द की आवृत्ति हो परंतु प्रत्येक बार अर्थ और अन्वय एक ही हो तो वो अलंकार कौन सा होता है? तो बच्चों इसमें यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि आलेख और फीचर में एक अंतर लिखिए। एक होता है आलेख, आलेख है जो लेख का छोटा रूप होता है, और फीचर जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। तो अब दोनों में अंतर क्या है? तो देखो क्या होता है कि आलेख का संबंध मस्तिष्क से है, क्योंकि इसमें सोच समझ करके विचार करके चीज़ों को लिखना पड़ेगा। निबंध का ही छोटा रूप है, लेख का ही छोटा रूप आलेख होता है। जबकि फीचर जो है इसका संबंध हृदय से होता है, क्योंकि ये मनोरंजनात्मक होता है, ये सृजनात्मक होता है, और ये आत्मनिष्ठ होता है। ठीक है, फीचर जो है वो सृजनात्मक, सुनियोजित और ये जो है आत्मनिष्ठ होता है। इसका संबंध हृदय से होता है, इसमें व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को ऐड कर सकता है। और आलेख जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है कि इसका संबंध मस्तिष्क से है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? तो बच्चों यशोधर बाबू का परिवार जो था वो पूरी तरह से आधुनिक संस्कृति या यूँ कह सकते हैं पाश्चात्य संस्कृति में रंगा हुआ था, और वो हमारी पुरानी जो भारतीय परंपराएं थी उनका पालन बिल्कुल भी नहीं करता था। तो यशोधर बाबू को अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, मतलब परिवार के सभी सदस्य यशोधर बाबू का सम्मान करें, उनसे सभी बात में राय लें। कोई भी काम अगर करना है ना तो वो यशोधर बाबू से पूछें, जबकि वो नहीं पूछते थे परिवार वाले। तो ये चाहते थे कि ऐसा करें, और साथ ही साथ जो बच्चे उनके दोनों जो बच्चे थे वो अपना वेतन ला करके यशोधर बाबू को दे, लेकिन नहीं देते थे लड़के। तो इसलिए ये दुखी रहते थे, परेशान रहते थे यशोधर बाबू, और बात बात में ये सब लोग इनको झगड़ा भी करते थे यशोधर बाबू को। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, दत्ताजी राव से लेखक के दादा ने लेखक के संबंध में क्या कहा? दत्ताजी राव ने जब लेखक के दादा को बुलाया था और उनसे कहा कि भाई बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो, तो लेखक के दादा ने, दादा मतलब पिता, तो क्या कहा था? तो देखो लेखक के दादा ने लेखक के संबंध में कहा कि उसमें गलत आदतें पड़ गई है, ये बिगड़ गया है, और इसीलिए अब घर पे रखना जरूरी है या फिर इसे काम के नीचे रखना जरूरी है। इसीलिए पाठशाला से निकाल करके नज़रों के सामने रखा है, और बच्चा जब बिगड़ जाए तो हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये कहा था, लेकिन फिर बाद में हालांकि बच्चा बिगड़ा नहीं था, बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता था, कामचोर नहीं था, जबकि कामचोर तो इसका दादा था जो कि पूरे दिन गांव में घूमता रहता था। तो बच्चा पढ़ना चाहता था, और इसीलिए फिर उनसे कहा गया कि भाई तुम अपने बच्चे को विद्यालय भेजोगे, पाठशाला भेजोगे, और आखिरकार बच्चे को पाठशाला भेजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस लिए जाने जाते थे? तो ये दोनों ही जो प्राचीन शहर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के, इस प्राचीन सभ्यता के स्मारक नगर होने के कारण जाने जाते हैं, और साथ ही साथ ये प्राचीन भारत के प्राचीन सुनियोजित नगरों की श्रेणी में आते थे। ये नगर थे, है ना, और अब क्या है एक स्मारक बन करके रह गए हैं, तो इसलिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कुलधरा गांव कहाँ पे स्थित है? बच्चों याद होगा पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न लिया था कि यहाँ पे लेखक जब विजिट करने गया, घूमने गया, तो ये जो इनके खंडर थे यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, इन खंडरों में घूमते हुए उसे एक गांव की याद आई थी। वो कौन सा गांव था? वो यही गांव था, कुलधरा गांव। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रश्न ये है कि भाई राजस्थान, कुलधरा गांव राजस्थान में कहाँ है? तो ये राजस्थान में जैसलमेर के मुहाने पर, जैसलमेर की बाउंड्री पर स्थित एक गांव है, कुलधरा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, शमशेर बहादुर सिंह की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। बच्चों ये प्रत्येक प्रश्न इस टाइप का जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए आपको याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पे रचनाएं दी रहेगी, उसमें से 3 में से एक कौन सी, एक नहीं है, 4 में से, है ना, 3 तो रहेगी और एक किसी और की रहेगी। तो इस तरीके से जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, जिनकी रचनाओं के नाम अपनी किताबों में, पाठ्य पुस्तक में आया है, उनकी रचनाओं के नाम तो आपको याद करने हैं। तो अगर हम बात करें शमशेर बहादुर सिंह, तो इनकी रचना है जैसे कुछ कविताएं, बात बोलेगी आदि। ठीक है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो हालांकि हम इन पर एक बड़ा प्रश्न भी करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी किसी लेखक और कवि का जो व्यक्तित्व और कृतित्व आपको लिखना है, तो उसमें भी हम इसे करेंगे। बट यहाँ पे एक छोटा प्रश्न आया है, तो हम लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और दूसरा क्या है बच्चों कि 1907 में और किस किस का जन्म हुआ था। थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर चीज़ें याद करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो हमने देखा था कि हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म भी 1907 में हुआ था। इसी के साथ हमने देखा था महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 में हुआ था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी 1907 में हुआ है। तो ये आपको तीन याद हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप लोग याद कर लेते हो तो तीनों का जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म, तीनों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। हालांकि जिले अलग अलग हैं। उनका जन्म हुआ था हरिवंश राय बच्चन साहब का इलाहाबाद में, और महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में हुआ था, और इनका जन्म जो है वो बलिया में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ है। हजारी इनका नाम इसलिए पड़ा, कहते हैं कि इनके पिताजी पर कोई मुकदमा चल रहा था, और जिस दिन इनका जन्म हुआ, इस बालक का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिताजी वो मुकदमा जीत गए थे। और मुकदमा जीतने की वजह से उन्हें 1000 रुपये जो है वो उस मुकदमे को जीतने की एवज में मिले थे। तो 1000 रुपये मिले, इसलिए इनका नाम हो गया हजारी, है ना, हजारी प्रसाद। और फिर ये द्विवेदी थे तो द्विवेदी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहता था? तो देखो भाई कि लुट्टन पहलवान ढोलक को अपना गुरु और संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। उस ढोलक ही तो उसका गुरु था। याद करो जब उसने चांद खां को हराया था, शेर के बच्चे को जब हराया था, तो उस हराने के दौरान इसको सारी शक्ति किससे मिली थी? ढोलक से मिली थी। क्योंकि बाकी पूरी प्रजा जनता तो उसकी तरफ थी, लेकिन जैसे ही ढोलक बजना शुरू हुआ और ढोलक से जो ढोलक जैसे डब डब बज रहा था, तो इसने वो सारी चीज़ें ग्रहण की कि अब उससे ढोलक क्या कह रहा है ना, उठा के पटक दे, और ये सारी चीज़ें। तो इसी को अपना गुरु मानता था। और साथ ही संघर्ष करने की प्रेरणा भी किसने दी थी? इसी ढोलक ने दी थी। तो इसीलिए ये संघर्ष करने की शक्ति देने वाला मानता था। ढोलक की ध्वनि से उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। इसी कारण गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद भी वह जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए ढोलक बजाता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दूं, ये कंप्लीट जो सीरीज है 2000 प्रश्नों की, ये 2000 प्रश्नों की सीरीज आपको हमारा जो ऐप है उसमें मिलेगी। ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज, RISE। तो ये ऐप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और नोट्स भी अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर देखिए। और एक हमारा नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज करके जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप और वेबसाइट की सारी लिंक आपको मिल जाएगी। तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न की तरफ। और क्या लिखा हुआ है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता बादल राग में रेखांकित करती है? तो बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो एक प्रकार से क्रांति का आह्वान करने के लिए क्रांति करने के लिए बादलों का आह्वान किया जाता है और बादलों को क्रांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस बादल राग कविता में प्रकृति में कई सारे परिवर्तनों के बारे में बात करी है। तो देखो कि बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। बादलों की गर्जना से, बिजली कड़कने और मूसलाधार बरसने से भय का वातावरण बन जाता है। चारों तरफ लोग भयभीत हो जाते हैं। बिजली गिरने से बड़े बड़े लता वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। बाढ़ आ जाती है। विनाश का दृश्य भी दिखाई देता है, लेकिन एक लाभ भी होता है। अब यहाँ पे सारे नुकसान नहीं है, बल्कि लाभ भी होता है। वो क्या है कि छोटे छोटे पौधे और खेतों की हरियाली लहराने लगती है। बारिश आने से कमल खिल जाते हैं और धरती अंकुरित हो जाती है। सारी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो इतना परिवर्तन होता है बादलों के आगमन से, बारिश होने से, आदि आदि परिवर्तनों का वर्णन हमारी इस कविता बादल राग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है 15वां। फिराक की गजलों में
प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बच्चों फिराक गोरखपुरी साहब की जो गज़लें हैं उसमें प्रकृति का चित्रण मानवीकरण शैली में किया गया है, क्योंकि वैसे भी प्रकृति का अगर चित्रण हमें करना है तो वहाँ पर मानवीय भावों का आरोपण करके या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके या मानवीकरण शैली को हम यूज़ करके अपना करके जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रकृति की फिराक गोरखपुरी साहब की गज़लों की बात करें तो प्रातःकालीन कलियां अपनी गांठें धीरे धीरे खोलती है ना। उसके बाद रंग और सुगंध के सहारे उड़ने को आतुर है। तारे आंखें झपकाते से प्रतीत होते हैं। रात का सन्नाटा प्रकृति के रहस्य को मौन स्वर में बोलता हुआ किसी की याद दिलाता सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों? तो क्या कारण है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है कि भगत जी जो है ना बड़े संतोषी आदमी हैं। भगत जी का चूर्ण प्रसिद्ध था और हाथों हाथ बिक जाता था। वे एक दिन में 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। तो पहला जादू तो बाजार का यहीं पर निष्प्रभावी हो गया कि वो उनको कमाने की लालसा नहीं थी, बस 6 आने कमाए और उसके बाद जो चूर्ण बच जाता था वो बच्चों को फ्री में दे देते थे। और इतनी कमाई होते ही बाकी चूर्ण वो क्या करते थे, बच्चों को बांट देते थे मुफ्त में। वे बाजार से काला नमक और जीरा खरीदने जाते तो सीधे पंसारी की दुकान पर जाकर उसे खरीद लाते थे, बीच में कहीं नहीं रुकते थे। बाजार की सारी चीजें यूं की यूं धरी की धरी रह जाती थी। उन पर चौक बाजार का ना कोई आकर्षण था और ना कोई लालच। बाजार की चकाचौंध से मुक्त रहने से ही उन पर बाजार का जादू नहीं चलता था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 18वां, और इसमें हम देखो कहा ना कि अब डेली क्या करेंगे कि जो प्रत्येक हमारा जो सीरीज होगी उसमें किसी एक कवि और या फिर किसी एक लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व का पर हम प्रकाश डालेंगे। तो एग्ज़ाम आते आते जो है वो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगर हमें व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना है तो हमें उनके जन्म के बारे में लिखना पड़ेगा, हमें उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें परिवार के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम कृतियों में जाएंगे तो उनकी रचनाओं के बारे में लिखना पड़ेगा, उन्होंने किसी पत्र पत्रिका में काम किया है तो वो लिखना पड़ेगा। इसी के साथ उनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं उनके बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा गांव में 1907 में इनका जन्म हुआ था। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करके शांति निकेतन में हिंदी भवन में निदेशक रहे थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर हिंदी अध्यापन का कार्य किया था। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। ये इनके निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा ये इनके उपन्यास हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका आलोचनात्मक ग्रंथ है इनकी। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और साहित्य रचना करते हुए 1979 में दिल्ली में इनका निधन हुआ था। तो जन्म से लेकर के हमने इनकी मृत्यु पर्यंत एक सारांश रूप में सारे इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमने यहाँ पे प्रकाश डाला है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 18 क्वेश्चंस किए हैं। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ये रोज़ आपको मॉर्निंग में 6 बजे ये क्लास मिलती है हिंदी अनिवार्य की, और ऐसी की ऐसी एक हमारी हिंदी साहित्य की क्लास रहती है। तो जिन बच्चों का हिंदी साहित्य है उनको एवरीडे 2000 प्रश्नों की सीरीज़ जो मिलती है वो 7 बजे जारी होती है। तो आप इनको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा नया हमारे साथ जुड़ा है और नए बच्चा जो है इन सारी सीरीज़ को पढ़ना चाहता है तो या तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स रूप में पीडीएफ भी मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ आपको ये सारे जो वीडियोज हैं वो कंटिन्यूस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा ऐप होता है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस क्रम से नंबर 1 से लेकर के एंड तक सारे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ बता दूं कि शाम को 7 बजे हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास होती है उस लाइव क्लास में हम मॉडल पेपर्स कर रहे हैं। मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर्स की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में भेजी जाती है।
इसके बाद 7:30 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। उस इंग्लिश की क्लास में हम कैप्सूल सीरीज के तहत इंग्लिश का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज समरी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और अगर सप्रसंग व्याख्या भी आनी है जैसे पोइट्री सेक्शन से, तो उसको भी हम करते हैं, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और साथ ही साथ एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रश्न भी हम करते हैं प्रो सेक्शन से। इसके अलावा 8:30 बजे एक और हमारी क्लास होती है बच्चों। इसमें ज्योग्राफी के मॉडल पेपर्स फिलहाल हम देख रहे हैं, और ज्योग्राफी के कंप्लीट मॉडल पेपर्स की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल करवाते हैं। तो अब बहुत ही जल्दी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट अपनी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी जो क्लासें हैं वो भी, अगर कोई ये सब्जेक्ट एक एक जैसे पूरा होता जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। जितना लाइक करेंगे, जितना अच्छा रेस्पॉन्स देंगे आप लोग, वैसे ही मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास को अपने जो भी मित्र हैं, साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।